उसके साथ कोई हमदर्दी करे, उसके लिए कोई कुर्बानी दे। यानी अब ये तो वो खुद नहीं कर सकता, यानी कि आप मोहब्बत दे सकते हैं लेकिन आपको कोई मोहब्बत करे ये तो दूसरे के हाथ में है ना। अब फर्ज ये है कि एक इंसान है, उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है और सेफ भी है वो, लेकिन उसको लोग मोहब्बत नहीं करते, माँ मोहब्बत नहीं करती, माँ उसको वक्त नहीं दे रही, बाप मोहब्बत नहीं कर रहा। तो फैमिली के लेवल पे फर्ज किया माँ बाप तो बेचारे को मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में जा रहा है वो मोहब्बत नहीं दे रही, टीचर नहीं दे रही है, विक्टिमाइज कर रही है उसको। वो जो करके देता है दूसरे बच्चों को ज्यादा अप्रिशिएट कर देती है, उसको कम करती है। अब इसमें तो कुछ नहीं करता, बाल बच्चे होते ही मनमूस है, देख के गुस्सा आता है, शक्ल ही उनकी ऐसी टीचर को मिला तो गुस्सा आता है। यानी कि मैं खुद ऐसा बच्चा रहा हूँ कि हमारे स्कूल में उसमें जो सबसे पीछे वाली सीट उसमें मैं बैठता था और जो सबसे लंबा लड़का था क्लास का वो मेरा दोस्त था और मेरा सबसे छोटा बच्चा था, क्लास का सबसे छोटा बच्चा और सबसे लंबा। तो हमारी टीचर में हमारा नाम रखा था गिल्ली डंडा लेवल। तो वो जो लड़का था वो कई बार फेल होता रहा था, वो बैक बेंचर था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके कद की वजह से उसको पीछे बिठाया गया। लंबा था वो, उम्र उसकी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो 2 साल तक फेल होता रहा, तो वो बड़ा भी हो गया दूसरी क्लास के बच्चों से और लंबा भी। मैंने रियलाइज किया कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन। वो लंबा था लेकिन वो ही वॉज अ वेरी, और वो एक रिलीजियस फैमिली से, यानी कि वो आलिमों की फैमिली से, तो उसमें खास किस्म की रिलीजियोसिटी थी। और इतने छोटे बच्चे जो 2nd क्लास में, वो 1st क्लास में, उसके मखारिज बड़े अच्छे थे, वो कुरान बहुत अच्छी पढ़ता था। तो उसका फड्डा सिर्फ इस बात पे होता था कि जब हम लोगों की कटलरी की क्लास होती थी खाना खाने की, तो उसमें हम लोगों को फोक और नाइफ से करना होता था। तो नाइफ हमें पकड़ाया था सीधे हाथ में और फोक पकड़ाया था उल्टे हाथ में। वो कहता था नहीं, ये तो मुसलमान सीधे हाथ से काम करता है, सीधा लोग हाथ है वो सीधा दिल के ऊपर आता है, और शैतान है वो उल्टे हाथ से खाना खाता है। ये वो करता था इतनी छोटी क्लास में। 1st में 2nd में जो ये बच्चा कह रहा है, तो बहुत अच्छी उसकी मूविंग हुई, तो वो मुझे तो यार ये हाँ सही तो कह रहा है ये। तो फिर ये तो हम जो खाना नहीं खाता था फोक से, उस तरीके से जिस तरह खाया जाता है, उसका रिसर्च बन गया। एक तो आपने आवाजें निकाली है प्लेट में, या फिर आपने उस तरह नहीं खाया। अगर हम तो अंडा पराठा ले जाने वाले फोक से, तो ज्यादातर बच्चे जो होते थे वो अंडा खा लेते थे, पराठा बाद में शाम में खा लेते थे। यही होता है। लेकिन वो जो था ना वो कहता था नहीं खाओ। उनका फैमिली बिजनेस था कबाब पराठे का, वो निकालता था कबाब पराठे, कहता था हम लोग डिशेस में बैठ के खाएं। जब कटले की क्लास होती हम बाहर खड़े होते, जब लोगों को देखने आ रहे हैं जा रहे लंबे कितना लोगों, और टीचर आते हैं पूछती क्यों आप लोग खड़े रहते हो? हम लोग पास नाइफ नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर को आंटी कहते हैं, आंटी हमारे पास नाइफ नहीं है, फोक नहीं है, आप इसके निकाल दिया। सब बच्चे वहां खा रहे लोग पहले खड़े उधर उधर देखते हैं। फिर जब छुट्टी हो जाती थी वो मुझे खिलाता था मुफ्ते के, और अपना टिफिन में ऐसे किसी को दे देता था, ये क्या मैं देखा तो वो लड़का जो था उसकी जो इमोशनल साइड थी उसके खत की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई। वो लंबा है तो आप उसको भाई उसका वो बड़ा थोड़ी है वो बच्चा ही, बस वो लंबा हो गया तो उसको हर कोई गाली बक, हर कोई कंडेम कर रहा है, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। भाई वो उसका अच्छी फैमिली का अच्छी जीन्स है भाई उसकी। तुम लोग अगर छोटे रह गए हो, वो कद काट वाले लोग हैं, तुम तो क्यों कंडेम कर रहे हो? तो इशू ये है कि कुछ लोगों की जो इमोशनल नीड्स होती हैं, मैस्लो ये कहता है वो दूसरों के हाथ में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी इज्जत नहीं करो, अगर
किसी वजह से भी, मैं इसका क्या कर सकता हूं? जब कोई इंसान किसी से गुफ्तगू करता है तो अपनी इज्जत आपके हाथ में ले। अब अगर आपने उसको पीछे से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसकी सेल्फ डैमेज होगी है। तो ये मैस्लो का ये ख्याल है कि भाई ये तो खतरनाक मसला। इसका मतलब है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। तो मैस्लो ये कहता है कि भाई इमोशनल नीड सेटिस्फाई, अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाए, जैसे आमतौर पे हो जाती है, आमतौर पे हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारी एक सेल्फ एस्टीम बन जाती है। हम अपने आप को एक, अगर हमने हमारा पेट भरा हुआ है, हम खौफजदा नहीं है, हमें मोहब्बत मिली है, तो हमारी एक सेल्फ एस्टीम बन जाती है और हम एक नॉर्मल आदमी की तरह माशरे में बिहेव करते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होते हैं और हमारे अंदर जो कजी होती है वो नहीं होती। मैस्लो का ख्याल है। और फिर हम तैयार हो सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज, अपनी सेल्फ का वो जौहर दिखाने के लिए जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। हर शख्सियत के अंदर वो जौहर ये है उसका मॉडल। इसका मतलब ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको मैस्लो कहता है वो किसी भी तरह हो सकता है। अगर तुम म्यूजिक में कर सकते हो, तुम स्पोर्ट में कर सकते हो, तुम माउंटेनियर बन सकते हो, तुम स्कूबा डाइवर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो दुनिया में जो रिमार्केबल लोग होंगे वो अपनी जात का कोई ऐसा इजहार करेंगे जो हमें हैरान कर दे, हम उसको देख के हैरान रह जाएंगे इसने ये काम कैसे किया। वो कोई भी फील्ड हो सकती है। इसका मतलब है कि वो काम इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसे वो काम करना है, वो उसके जरिए अपने उस रिमार्केबल सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि उसकी नीड्स की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेटिस्फैक्शन के नतीजे में इस काबिल हो गया है कि अब वो माशरे को कुछ दे सकता है। और फिर वो माशरे को जब कुछ देगा तो वो एक रिमार्केबल चीज होगी जो दुनिया में दूसरे इंसानों के लिए एक्सप्रेस करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर सेल्फ एक यूनिक सेल्फ है, अपनी एक्चुअलाइजेशन यूनिकली करेगी। ये है मैस्लो का मॉडल जो कि दुनिया में सब पसंद करते हैं और खुशी खुशी उसको कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर माशरा, हर सोसाइटी, हर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि उसके साथ जो लोग हों वो पेट भर के खाना खाएं, तन भर कपड़ा पहने, और जितने पेट भरता जाए उतने कपड़े कम होते चले जाए लेकिन अपनी मर्जी से। ये नहीं जिस तरह होता है बच्चों के जो होते थे पहले जमाने में, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में एक खान आ जाता था तो उसी में सबके शलवार सुनते थे, और जो अब्बा जी होते थे वो देख रहे होते थे मैं कपड़ा नहीं मारना, तो वो भी जल के आखिरी में भी इतना सा कपड़ा बचा उसकी भी टोपी सी दे देता कुछ तो मुझे लेते तो उसमें टोपी सी दे देता उसी, वो सबसे छोटे बच्चे के सर पे ना आया क्योंकि इतनी छोटी टोपी होती थी सबसे छोटे बच्चे के, तो मैं सबसे छोटा था तो मेरी ही सर पे रहती थी। तो वो जब निकलते थे ना तो नमाज पढ़ने के लिए तो टीमें आ रही हैं, ये आ रही है, जैसे पाकिस्तान की टीम आ गई है, हिंदुस्तान की टीम आ गई, मुख्तलिफ टीमें उतर रही होती। इससे ये पता चलता था कि नहीं वो नीले वाले वहाँ तो वो वाली फैमिली है, वो लोग ईद मिल रहे हैं, यहाँ पर ईद मिल रहा है, इस तरह होता था। अब जो लोगों की जब पैसे आना शुरू होते हैं तो लोग जो है वो फिर अलग अलग कपड़े लेना शुरू करते हैं, फिर और दौलत आती कपड़े छोटे होंगे। सही है। तो इसका मतलब है कपड़े ढकने से इसका ताल्लुक नहीं है, अपनी मर्जी के साइज के कपड़े खरीदना और पहन लेना, ये बड़ी बात है। तो इशू ये है कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, तो आपकी सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर आपकी इमोशनल नीड सेटिस्फाई हो गई और आपको सेल्फ एस्टीम मिल गई। तो मैस्लो यहाँ पर एक कहता है, यहाँ पर एक कैच है, सेल्फ एस्टीम जब उसे मिल जाती है तो कहता है अब मैंने जो करना था वो कर लिया, तो उसको मजीद कुछ करने की मोटिवेशन नहीं है। तो वो कहता है मैं सेल्फ कंटेंट मुतमईन हो गया,
अब मैंने जो करना था है, जैसे वो एक उसमें प्रोग्राम आता था सोना चांदी, उसमें एक कैरेक्टर होता था काका मन्ना है, काका मन्ना एक कैरेक्टर था नीलू भाई का ड्रामा था, बड़ा आप देखें बड़ा इंट्रीगिंग और बड़ा वेल डिफाइंड, लेकिन जो जबान है उसकी वो आवामी जबान है, पंजाब की जो अवामी जबान है उसमें होता था, लेकिन उसमें इंटेलेक्ट आपको रिवील होता है। अब अगर आप दोबारा देखें, हमने बचपन में देखा, बाद में हमने बड़े होते जब फिलोसफी आर्ट एंड लिटरेचर हम पढ़ाते हैं तो मैं वो पुराने ड्रामे देखकर उसको डिस्कस करता हूँ, तो उसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे, वो बड़ा जबरदस्त। तो उसमें काका मन्ना जो है वो कहता है उसको उसके अब्बा कहते हैं काका मन्ना अकल ना अन्ना, अकल का अंडा है। तो काका मन्ना के खुद पे फख्र करने की एक बुनियाद थी। काका मन्ना जो है ना वेटर होता है, वेटर। तो जब भी वो वेटर होता है तो जब भी वो जाता है तो कहता है ओए काके मन्ने, ओए काके मन्ने, तो हर कोई उसको बुला रहा होता है। तो कहते हैं जब भी मैं जाता हूँ ना हर कोई मुझे ही आवाज देता है, लेकिन इस पे मैंने कभी फख्र नहीं। ये है, इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, आप सेल्फ फुलफिलमेंट का जो आइडिया है वो एडलर का है बेसिकली, लेकिन अगर सेल्फ एस्टीम आपकी वर्क करे, स्टैब्लिश होगी, तो आप कहते हैं हाँ मैं मुतमईन हूं। तो सेल्फ फुलफिलमेंट जो है, अगर मैस्लो का मॉडल है तो उसमें जब आपकी सेल्फ एस्टीम आ गई आपकी कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, आपको आपका पेट भी भरा हुआ है, आपके पास सेफ्टी भी है, आपको कोई जलील नहीं करता, आपको मोहब्बत मिलती है, अगर माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सेल्फ एस्टीम अगर आपको मिल जाए तो फिर आप कहते हैं अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह लोग कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, जिस मोरिस्तान के बहुत सारे गाने भी हैं, सब कुछ मुझे मिल गया, ये इस तरह की शादी के बाद लोग कहते हैं अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, ये वो। तो सेल्फ एस्टीम आपकी, तो वो कहता है कि ये डीमोटिवेशनल पीरियड है, अब आप कहते हैं अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो इसे वो कहता है कि ये ठीक बात नहीं है। ये एक पेडेस्टल प्रोवाइड करता है आपको कि अब आप वो करने जाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए। यानी कि अब आपको खाने के लिए नहीं, खौफ को ओवरकम करने के लिए नहीं, मोहब्बतें हासिल करने के लिए नहीं, वो सारी मीन टू एन एंड, और ये होगी एंड इन इटसेल्फ। ये आप क्यों कर, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं। ये तुम क्यों करोगे? इसलिए कि मैं ये करना चाहता हूं, यही करूंगा। ये एक मोटिवेशनल जंप है, सही है। ये करेगा एक वो इंसान जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को मैस्लो का मॉडल? अभी तक मैंने मैस्लो के बारे में तारीफ ही की, कोई गंदी बात तो नहीं की ना मैस्लो। लेकिन सर मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि एनिमी ऑफ द मैस्लो, मतलब मैनेजमेंट साइंसेस में कभी मैस्लो आ जाता है तो लोग कहते हैं एनिमी ऑफ मैस्लो अब आ रहे हैं करेंगे, लेकिन मैंने अभी तक कोई गलत बात तो नहीं की। सर मैस्लो ने इस तरीके से आपने समझाया नहीं, इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं। लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ पर बहुत जाएंगे, जब भी आप जाएंगे ना मैनेजमेंट साइंसेज में आप पढ़ेंगे तो मैस्लो को इसी तरह पढ़ाया जाएगा। अब ये इसी कंस्ट्रक्टिव से जी जी। अभी यहाँ तक अगर कोई बात आप लोग पूछ लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा जी, वन बाय वन जी। तो उसमें एक तरह से जिक्र ये भी कहता है हायरार्किकल होती है कि जी, जब तक कि पिछली निचली बॉटम, इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैं आऊंगा, यहीं से हम अटैक करेंगे। और ये जो मिडिल क्लास वाला है इसीलिए मैंने, ठीक है, बिल्कुल सही। यू निप द बर्ड, वही आपने स्ट्राइक किया वहीं पे जहां आपको ऑफ करना है। जी आप बताइए। सिगमंड फ्राइड ने ये भी कहा कि मैन इज इक्वल टू इन्वायरमेंट एंड चीज। जी जी। तो इसकी बातों में यही था कि जैसे उसने वो दो बच्चियों की बताया कि कंपैरेटिव उनकी स्टडी बनी, एक की बदमाश के अगर वो दे दिया उसको वालदैन उसके, तो थोड़ा सा ये उस नीड के हवाले से बताइए कि मैस्लो और सिगमंड फ्राइड में दोनों में फिर मतलब इक्वलिटी है या डिफरेंट है? देखिए मैस्लो फ्रॉइड जो है वो उसके ख्याल में जो उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग है, फ्रॉइड के सिस्टम में नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं होता। देयर इज नो वन नॉर्मल
in Sigmund Freud's model. There is no one. सही है? हमारे यहाँ लोग उसका बड़ा साइकोडायनामिक मॉडल पब्लिक स्फेयर के अंदर लोग कहते हैं, और जो भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है वो तहलील नफ्सी शुरू कर देता है, साइको एनालिसिस शुरू कर देता है सामने वाले का। ये फ्रॉइडियन था। फ्रॉइड कहता है व्हाट यू कंसीडर एज सिविलाइजेशन and what you consider as culture is just the result of the repression and suppression of Yiddish impulses. It means that there is no one in this world who has not been suppressed and who has not been repressed, while suppression and repression is beyond the capacity of human consciousness. इसका क्या मतलब है कि हम सारे इंसान, हम सबकी शख्सियतों को कुचला गया, तो हम सब एबनॉर्मल है। The whole civilization is abnormal. Why? अब आप क्यों गुजरते हैं? क्योंकि फ्रॉइड का जो सेल्फ है ना, वो स्ट्रक्चरली मॉन्स्टर है। इड इज अ मॉन्स्टर। उसकी दो फोर्सेस हैं, सेक्स एंड एग्रेशन। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कॉन्स्टेंटली सेक्स और एग्रेशन के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अब कौन सा मास्टर इसको करने की इजाजत देगा कि आप एग्रेशन भी दिखाओ और सेक्स भी दिखाओ, और यही आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट है, इसी को लिबिडो कहता है। तो उसको तो कॉन्शियसनेस भी कुचलेगा, उसको सुपर ईगो भी कुचलेगा, उसको ईगो भी कुचलेगा, उसको रियासत भी कुचलेगी, उसको मार्शा भी कुचलेगा, तो सब कुचले हुए। तो इसका मतलब ये कि फ्रॉइडियन मॉडल जो है वो जिस किस्म के इंसान को प्रेजेंट करता है। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में हम थे, तो वहां पर एक थे, उन्होंने जो है फ्रॉइड कह रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि फ्रॉइड को आपने नहीं पढ़ा। तो खाने के दौरान तो मैंने कहा देखिए आप खातून हैं और आपने इतनी बार इसको रेफर किया फ्रॉइड को, तो आपने फ्रॉइड को रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा वो आपको पकड़ लेगा। तो नहीं, क्या मतलब है, मैं ये कह रही हूँ सिविलाइजेशन, वो दरअसल ये बता रही कि सारी सिविलाइजेशन में इंसान को चूंकि कुचला गया और खवातीन को भी कुचला गया है, तो इसका मतलब सब एबनॉर्मल है, तो औरतों के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। मैंने कहा नहीं, वो तो सही है। ये आर्गुमेंट फ्लॉड इसलिए है कि आपके हिसाब से इंसानियत, जिसे आप ड्राइविंग इंसानियत कह रहे हो, फ्रॉइड उसको वही ले रहा है, फ्रॉइड उसको वो नहीं ले रहा। फ्रॉइड कहता है औरत की शख्सियत होती ही नहीं, ये कहता है फ्रॉइड। तो आप अग्री करते हो इससे? नहीं, मैं तो नहीं कर। मैंने कहा इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब किसी थिंकर को आप रेफर करें तो आपको पता होना चाहिए वो क्या बोलता है। वो तो इतनी खतरनाक बात कर रहा है ऐसी, जिसको उसकी बेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, फ्रॉइड ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उसको रेफर कर रहे हो, तो आप एक शाख पे बैठे हो और उसको खुद ही काट रहे हो, क्योंकि आपने जो पेपर लिख दिया है उससे ये स्टैब्लिश हो रहा है कि आप फ्रॉइडियन हो। तो फिर आपके ऊपर वो सारा बर्डन आएगा जो फ्रॉइड ने कहा है। तो कोई पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट जब होगी तो वो आपसे कहेगी भाई आप इसको रेफर कर रहे हो, ये तो औरत को इंसान ही नहीं, वो शख्सियत ही नहीं होती औरत की। इतनी खतरनाक बात अगर वो ये कह रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं। तो मैं बता ही रहा हूं कि जो इनको ही बता रहा हूं, आपको ही मैं बता रहा था कि फ्रॉइड जो है बेसिकली फ्रॉइड से बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है ये लोग सारे ये कहते हैं इंसान अच्छा होता है, असल में इंसान अच्छा है। स्टॉकहोम सिंड्रोम जी, ये ह्यूमनिस्ट है सारे, ये ह्यूमनिस्ट है, और ये फ्रॉइड को वो एंटी ह्यूमनिस्ट मानते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो इंसान को एनिमल बना के दिखा रहा है, इंसान ऐसा नहीं होता है, इंसान अच्छा होता है, इंसान अंदर से अच्छा होता है। इनके ऊपर असर है ईसाइयत का और क्रिश्चियनिटी का एक असर है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर इंसान फी नफ्स से ही इमेज ऑफ द गॉड है, गुड है, तो ये लोग सब इंसान को गुड मानते हैं। अब ये और कोई क्वेश्चन करना है आपको? जी सर, मेरा सवाल तो नहीं है, समझना चाह रहा था जी कि आपने गुलामी की बात की और दुख की बात की, तो हमें अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन कुछ खाने की मिलती है, तो हम गुलामी में आते हैं या फुलफिलमेंट में? देखिए, एक तो गुलामी सिर्फ ये होती है कि जब आपको कोई कूटे, सही है, तो आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते।
गो के आप उससे ज्यादा ताकत बने। और फ्रीडम में ये है कि आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, इधर भी नहीं पकड़ सकते। अगर देखिए मेरा ये ख्याल है मैं पकड़ सकता हूँ, मेरा ये ख्याल है जैसे साथ कहता था इवन नॉट टू चूज इज टू चूज, इवन नॉट टू चूज इज टू चूज। जब आप कुछ चूज नहीं करते तब भी आप चूज करते हैं। आप ये चूज करते हैं कि आपने कुछ चूज नहीं किया, कुछ चूज नहीं किया। हजरत सुमैया जो थी, हजरत सुमैया वो स्लेव थी, सही है, और कन्वर्ट हो गई। जब वो कन्वर्ट हुई तो अबू जहल की वो थी स्लेव। अबू जहल ने कहा कि मैं सारी दुनिया में लड़ रहा हूं, मेरे घर में मेरा प्रॉपर्टी, स्लेव प्रॉपर्टी है ना, मेरा स्लेव कन्वर्ट हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। उसने मारा, उसने कहा भाई मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊं। उसने कहा कुछ नहीं कर सकते तो जो करना है करो। उसने मारा, पीटा और इवेंचुअली उसने उनको शहीद कर दिया, लेकिन वो उससे नो नहीं कहलवा सकता। इसका क्या मतलब है? तो एक्चुअली स्लेवरी इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर फर्ज किया कि मैं ये कहता हूं भाई मैं तो नहीं लड़ सकता, इतने ताकतवर लोग हैं, मैं नहीं लड़ सकता इनसे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने चॉइस ली है। चॉइस ली है, क्या चॉइस ली? भाई मैं बाय चॉइस स्लेव। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं वो बाय चॉइस स्लेव नहीं बनने होते, उनको नहीं काबू कर सकते आप। उनको आप सिर्फ उसूल से या मोहब्बत से काबू कर सकते हैं, आप उनको डरा नहीं सकते, वो डरते नहीं, वो दिलेर होते हैं, हालांकि वो आपसे कमजोर होते हैं, हालांकि वो आपसे कमजोर होते हैं। तो ये याद रखें कि आज की दुनिया में स्लेवरी नहीं है, कंट्रोल है। स्लेवरी नहीं है लेकिन कंट्रोल है, और जब आप उस कंट्रोल को लेजिटिमेट समझते हैं तो एक्चुअली आप चॉइस लेते हैं कि इस कंट्रोल को चैलेंज करने की कीमत मुझे क्या चुकाना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यार ये कीमत तो मैं नहीं चुका सकता भाई, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फिर अपने आप को स्लेव नहीं है, आप कहें मेरा चॉइस है इस तरह रहना, मैं इस तरह रह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे शादियां हुई सबकी 5-6 दोस्त, तो पहले साल में सब बता रहे होते थे ये हो रहा है, इस बात पे खड्डा हो रहा है, ये बच्चा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो हमारे हमसे एक जूनियर था, लर्न था, वो आया था, तो उसकी शादी नहीं हुई, तो वो हमारा स्टूडेंट भी था, PhD भी कर रहा था हमारे साथ, और सुनता भी रहता, क्या बातें करते थे, बड़े घटिया लोग। बैचलर आदमी में शादीशुदा आदमी को बड़ा घटिया समझता। सर आप लोग ऐसी बात ही क्यों करते हैं कि खड्डा हो? तो उनके दिमाग में क्या था कि कोई गलत बात होती है तो खड्डा होता है। तो सब लोग जो बातें कर रहे हैं सब चुप हो गए, और चुप हो गए उसकी शक्ल देखने लगे। शादी हो जाए, शादी होने के बाद थोड़ा अर्सा चला तो हम लोग सारे एक ही बैच के थे ज्यादातर, और सब PhD यंग एज में कर चुके थे, तो पैसे भी थे और टाइम भी था और बहुत ज्यादा हाई ऑब्जेक्टिव भी नहीं थे। तो हम लोग छुट्टी वाले दिन भी आते थे और साथ में दोपहर का खाना खाते थे, और जो छुट्टी आ जाती बीच में उसमें भी सब आ जाते थे। छुट्टी आ गई कोई 23 मार्च इस तरह की ना, तो उनसे कहा कि तुम भी आ जाओ, ये ला रहे हैं, फला ला रहे हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो उनकी जो आवाज थोड़ी मरियल सी हो रही थी। सर 23 को हाँ आ जाओ, आगे तो आगे अपना पाए बना के लाते, तो पाए जो पड़े थे उनसे वो खेल लेते, कभी उसके पाए क्या हुआ, खान हुए सर को बस सलाद तो चाहिए, नहीं क्या हुआ सर मैं सुबह उठा, सुबह मैंने कहा चलो मुझे जाना है तो मैं इसकी थोड़ी हाथ बता दूं। सुबह मैं किचन में भी उसके साथ काम करता रहा, फिर मैंने कपड़े सारे मैंने धोए और कपड़े धुलवाए उसके साथ,
ये मासी नहीं आती है, छुट्टी वाले दिन मासी नहीं आती, तो कपड़े धुलवाए, सब कुछ करवाया। तो मैं जैसे ही सर मैंने लैपटॉप उठा तो लड़ने शुरू हो गए। मैं सुबह से आपके साथ काम करवा रहा हूँ। तो जो हमारे सबसे सीनियर थे उन्होंने कहा अब आपको पता चल क्या है, हमने आपको बताया अड्डे होने के लिए कोई रीजन नहीं है। सर मैं इसी गुट की बात कर रहा था। मैं समझ जैसे ही आपने बोला और तो आपके चेहरे की मासूमियत और नरमी समझ यहीं थे लेके आया। अब इसका मैं हाल भी बता दूं, हमारे एक सर थे, वो हमसे कहते थे जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 3 महीने के बाद हमेशा मिलना चाहिए। तो तब मेरे साथ आते थे, तो हाथ में पिंग पोंग की बॉल होती है, इसको वो इस तरह मारते रहते थे और मेज के ऊपर और उसको पकड़ते रहते थे और उससे रिफ्लेक्ट करते थे पिंग पोंग। जब पिंग पोंग की बॉल लेकर मेरे कमरे में आ जाते थे, इसका मतलब है अब 2-3 घंटे सर कोई सीरियस गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे से कहने यार आज मुझे जो है ना, आज फला तारीख है, आज मुझे लड़ना भी है। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद लड़ना जरूरी है, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और आपके दांत और आपके पंजे आप लड़ना, लड़ाई हुई नहीं तो लड़ना भूल जाओगे, अचानक लड़ाई हुई तो आप डिफीट खा जाओगे। दूसरी बात ये कि अगर आप गुस्से में लड़ोगे, वजह पे लड़ोगे तो आपका दिमाग सही काम नहीं। अब आपको गुस्सा है ही नहीं, आप गुस्सा कर रहे हो तो आपका गुस्सा होगा बड़ा कैलकुलेटेड, आप होगे बड़े कंट्रोल करोगे। तो उनकी पूरा फलसफा था। तो मेरे तुम्हारे बारे में मशवरा यही है, उस वक्त चाहे औरत में चाहे मर्द, उस वक्त गुस्सा करना चाहिए जब वो गुस्से में ना, और उस वक्त कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए जब गुस्से में। बिल्कुल चुप। सही। तो ये मैं ऐसे ही दोनों बता दिया। 6 माह के बाद पिटते हैं, आज 3 माह पिटाएंगे। आजम साहब ये तो बैचलर है। लेकिन एक्टिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल। कि अगर वो अपने आप को यानी बंद कर जी करे तो वो बड़ी अच्छी एक्टिंग साबित हो सकती है, अगर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल ऐसे देन वो अपने आप को सिक्योर कर सकते बिल्कुल सही बात है। मैंने लाइट कर दिया थोड़ा सा डिबेट, इसलिए कि ताकि हमें लगे, लेकिन जिस तरह मैं लेके जा रहा हूँ, मैं आधा घंटा जो जिस चीज पे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो होगी बहुत कड़वी। सही है, हो सकता है लोग डिस्टेस्टफुल हो जाए, इसलिए पहले थोड़ा लाइट है। हमारे यहाँ पहले मीठा खिलाते हैं और हमारे एक बात कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाद ऐसे इलाके भी हैं जिसके अंदर जब इंतकाल होता है तो जो भी मेहमान आता है वो मिठाई ले जाता है। तो उसमें मिठाई लगती है। तो मैंने देखा कि ये मिठाई है, कोई मिठाई क्यों लेके आ रहा है, बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ क्योंकि अब्बा ने कहा मिठाई ले लो। मिठाई ले मर गए ना। हाँ ले लो ज्यादा। जलेबी 2 बजे कौन सी जलेबी मिलेगी, तो फिर वो मिठाई ले ली, बहुत एम्बेरसमेंट के साथ। उसको वो भी लगा नहीं रैपर नहीं लगाओ भाई, हमको मिलना है तो ले जाते हैं। तो वहां वो बहुत सारी मिठाई लेके आए थे। तो बाद में अम्मा ने बताया कि मिठाई ये लोग हमारे खानदान में दूसरा एक सेट है, उसमें मिठाई इसलिए खाई जाती है कि जब खाना नहीं पकता तो लोग भूखे होते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। अच्छा। जब आप मीठा खाते हैं और आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई होता है तो आपको 2-2 आंसू 3-3 आंसू निकलते हैं। सही है। तो जितना ज्यादा आंसू निकलता है उतना दिल हल्का होता है। तो हर कल्चर के अंदर जो चीज हो रही होती है उसकी एक विजडम होती है। चूंकि मेरी उम्र कम थी और मैं उस कल्चर से ताल्लुक नहीं था, तो वहां पर खाना नहीं होता, मिठाई खाते। और हिंदुस्तान में कुछ फैमिलीज थी जिनका काम ही रोना होता था।
एंड्रयू का इंतकाल हो गया, चलो आ जाए आप लोग रोने वाले, तो पहले से ही आगे रोना शुरू कर दिया। तो हाँ, उनको खिलाई जाती थी जलेबी। उनको रोना तो आनी, रोना किस बात है, वो किसी और का, वो तो इंतजार में कोई मरे, दिहाड़ी लगे, तो रोने किस बात का है, उनका काम रोना, प्रोफेशनल रोना है। तो उनको खिलाया जाता था बहुत सारी जलेबी और दूध। तो फिर वो जब रोते थे ना तो आंसू निकलते, आंसू देख के आंसू आते थे लोगों को, तो जिनके अपने रिश्तेदार हैं उनको भी रोना आ ही जाता था, चलो आज तो वही। तो अब ये बात ऐसी